हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं बोर्ड लेक्चर सीरीज़ एक लेकर आऊँगा, जिससे कि आप कम टाइम में ही बोर्ड के टॉपिक्स को इजीली प्रिपेयर कर सको। तो बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ इसमें इसमें सबसे पहले मैं NCERT के थियरीज़ वगैरह जो भी होंगे वो मैं एक लेक्चर में सारे थियरीज़ जो भी इम्पॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स वगैरह होंगे उसको डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर्स में मतलब जैसे एक एक लेक्चर तो हो गया अपना थियरी वगैरह, थियरी पढ़ लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। तो इससे हमारा टॉपिक मतलब थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से हो पाएगा। मे बी मतलब अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। बट अब अगर आप कुछ पढ़े हो तो भी आपको हेल्प तो मिलेगा ही, क्योंकि मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या करना है, मतलब कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर थियोरीज वगैरह, मतलब एक क्विक रिवीजन टाइप होगा ये जो थ्योरी होगा। मतलब ऐसा नहीं मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा, बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं बता दूंगा, ताकि 1 नंबर 2 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको आप सॉल्व कर सको। तो ऐसा ही मैथ्स में भी रहेगा, मतलब मैथ्स का भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह उसमें होंगे। और उसमें भी वही होगा, एक लेक्चर में जो भी उसका थियरीज वगैरह है वो बताऊँगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। और अगर आप चाहते हैं कि मैं NCERT के एग्जांपल्स को भी कवर करूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैं वैसे NCERT का एग्जांपल का भी सोच रहा हूं, बट इतना ही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बोर्ड हमारा नज़दीक आने वाला है, इसलिए हमारे पास उतना टाइम है नहीं। तो मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं कर सकता हूँ, बट पहले इसको कर लेते हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं वो भी कि हाँ आप ये भी कर दो, मतलब NCERT के एग्जांपल्स वगैरह जो भी हैं तो वो भी मैं ट्राई करूँगा करने का। तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मतलब वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और मैं सुबह ही उठ के मतलब बना रहा था, बट अपलोड वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे पता है। बट नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली ही मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि NCERT का भी फर्स्ट टॉपिक ही है। तो उसी NCERT के फर्स्ट टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स तो हो गया, बट मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म आता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज एट रेस्ट और डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोई भी चीज़ अगर स्टैटिक है, मतलब वो अपने अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक होगा, इस पूरे टॉपिक में हम लोग स्टैटिक चार्ज के नेचर को देखेंगे, मतलब उसका फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फोर्स क्या होगा वो सब कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल वगैरह। मतलब स्टैटिक चार्ज जो रेस्ट पे होगा चार्ज, उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो ये तो अपना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कवरी मतलब लगभग 600 BC पहले ही, मतलब ईसा पूर्व ही हो चुका था ग्रीक में। अब वो कैसे था कि उसी टाइम डिस्कवर किया गया था कि अगर हम एक एम्बर को रब करते हैं सिल्क या वुलन क्लॉथ से, तो अब होता क्या है कि ये दोनों रब करने के बाद कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को रब कर रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें प्रॉपर्टी होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को चार्ज मतलब बताएगा कि ये प्रॉपर्टी चार्ज होने वाला है। और इस एम्बर मतलब इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आया है, इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रॉन से आया है, ये इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब एम्बर ही होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है वो भी इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है, जो कि जिसका मतलब एम्बर होता है। तो यही डिस्कवरी था, मतलब लगभग 600 BC पहले ही ग्रीक में इसका डिस्कवरी हो चुका था। बट धीरे धीरे मतलब उस टाइम तो उनको पता नहीं था कि ये चार्ज हो चुका है या क्या हुआ है। बस उन्हें इतना पता था कि अगर दोनों को रब करते हैं तो दोनों छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा जिसके कारण वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट बाद में कुछ मतलब देखने के बाद, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद पता चला कि इन दोनों को अट्रैक्ट करने के बाद दोनों ही चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब एक एक्टिविटी NCERT में दिया हुआ है आपका, उस एक्टिविटी में है कि आपको एक
स्ट्रीप लेना है, स्ट्रीप मतलब लॉन्ग स्ट्रीप मतलब पेपर का एक स्ट्रीप लेना है और उसको लाइटली आयरन करना है। आयरन करने के बाद उस स्ट्रीप को आपको कंप्यूटर स्क्रीन या फिर टीवी स्क्रीन के पास ले जाना है, तो आप देखेंगे कि वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है स्क्रीन से, यहाँ तक कि वो चिपक भी जाएगा। तो ये भी कारण किसके कारण हुआ, ये भी मतलब आयरन करने के बाद वो जो है स्ट्रीप जो है वो चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के कारण वो स्क्रीन से अट्रैक्ट करता है, मतलब वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो एक एक्टिविटी था। अब बाकी और भी कुछ मतलब देखेंगे, जैसे कुछ और भी चीज़ों को अगर रब करने के बाद देखें तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। वो सब एग्जांपल देखते हैं एक बार, कौन कौन सा है। तो समय बीतता गया, जैसे 600 BC पहले ही इसकी खोज हुई, उसके बाद समय बीतता गया, साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। उसके बाद अब क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि हमारे पास नहीं मतलब साइंटिस्ट के पास जो रॉड था, मतलब एक ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क या वुलन क्लॉथ से, सिल्क या वुल जो भी हो। तो इसमें देखा गया कि दो ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं और दोनों ग्लास रॉड को, मतलब एक ग्लास रॉड ये हो गया, इसको सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, और दूसरा ग्लास रॉड ये हो गया, इसको सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। तो ऐसा देखा गया कि अगर दोनों को पास लाते हैं, मतलब रब करने के बाद पास लाते हैं, तो ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, यानी दोनों ग्लास रॉड आपस में रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली ये दोनों सिल्क क्लॉथ भी थे, वो दोनों भी आपस में रिपेल कर रहे थे। बट ऐसा देखा गया कि ये जो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इनके अट्रैक्शन का कारण कुछ ना कुछ तो होगा ही। सिमिलरली दूसरा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, उसमें था कि प्लास्टिक रॉड को कैट फर से रब किया गया। तो इसमें भी देखा गया, फर्स्ट तो अपना ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से या फिर वुलन क्लॉथ से, सेकेंड प्लास्टिक रॉड को कैट फर से रब किया गया। अब इसमें भी ये देखा गया कि दोनों प्लास्टिक रॉड जो है आपस में रिपेल कर रहे हैं, और प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक ये भी देखा गया, एक चीज़ ये भी देखा गया यहाँ पे कि ये जो प्लास्टिक रॉड है और एक ग्लास रॉड है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी होगा जिसके कारण अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। तो अब इसी को मतलब साइंटिस्ट बहुत दिनों तक खोज करने के बाद उनको पता चला, और एक और एक्सपेरिमेंट वैसे तो किया गया था, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो ग्लास रॉड है इसको दो पिथ बॉल लेते हैं जो कि सिल्क या नायलॉन थ्रेड से मतलब कनेक्टेड है, और इस ग्लास रॉड को इससे टच किया गया और सिमिलरली इससे भी टच किया गया इसी ग्लास रॉड को। तो इसका जो चार्ज होगा वही चार्ज इस पे आ जा रहा है, और ये देखा गया कि ये दोनों भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में भी रिपल्सन हो रहा है दोनों पिथ बॉल में। तो अब इससे पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला, अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं जो कि ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि यहाँ पे ग्लास रॉड, दोनों ग्लास रॉड आपस में रिपेल कर रहे हैं, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट दोनों प्लास्टिक रॉड जो है वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। अब इसको चार्ज किया गया ग्लास रॉड से, तो ये दोनों पिथ बॉल भी आपस में रिपेल कर रहे हैं। एक और एक्सपेरिमेंट था कि जब इन दोनों को फिर से कांटेक्ट में लाया जाता है, प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर को, और ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ को, तो देखा जाता है कि वो उनका जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का नेचर था वो लूज हो जा रहा है, मतलब वो खत्म हो जा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये दो तीन बातें थी जिससे साइंटिस्ट लोगों ने कुछ खोज किया। फर्स्ट कि जो चार्ज होगा वो दो नेचर का होगा, मतलब उसका पोलैरिटी दो पोलैरिटी होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। वो कैसे, उसका इस तरह से किया गया कि जब इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे फिर से चार्ज करने के बाद फिर से कांटेक्ट में ला रहा है, तो वो कह रहा है कि दोनों का चार्ज खत्म हो जा रहा है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा और दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली इनको भी कांटेक्ट में लाया गया चार्ज करने के बाद, तो ये भी अपना चार्ज लूज कर जा रहे थे। तो अब हुआ क्या इसमें कि ये जो ग्लास रॉड है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली इसमें प्लास्टिक रॉड जो है उस पर निगेटिव चार्ज आता है और कैट्स फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब इसी कारण से अब यहाँ से पता चला, दूसरा ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं।
बट ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को लाया जाए साथ में, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। या ग्लास रॉड और कैट्स फर को लाया जाए साथ में, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ से पता चला। फर्स्ट, कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे, सेकेंड पॉइंट अपना है, अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास पॉइंट्स आया, मैं एक बार मतलब आपको बोल देता हूँ, नरेट कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको नोट करना है वो नोट कर ले, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना। तो जो कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या क्या था? लाइक चार्जेस रिपेल, फर्स्ट कंक्लूजन कि लाइक चार्जेस जो भी थे वो रिपेल कर रहे थे। अब उसका एक बार सीन देख लेते हैं। मतलब जैसे ये जब ग्लास रॉड को वूल या सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, तो इस पे आया था पॉजिटिव चार्ज और इस पे आया था निगेटिव चार्ज। ये दोनों एक पॉइंट तो ये, इसको ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट, प्लास्टिक रॉड को जब रब किया गया कैट्स फर से, तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि अगर ग्लास रॉड को वुल या सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, उस पे कौन सा चार्ज आएगा। सिमिलरली ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अब जो पॉइंट आया, कंक्लूजन आया, लाइक चार्जेस रिपेल फर्स्ट, सेकंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड, चार्जेस आर ट्रांसफर्ड ऑन कॉन्टैक्ट। अब ये भी तो हम देखे थे कि अगर इन दोनों को फिर से कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं तो चार्ज लूज हो जा रहा है, यानी चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर हो गया होगा कॉन्टैक्ट में आने पे। फोर्थ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब ये जो दो काइंड्स ऑफ चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव और निगेटिव है, इनको पोलैरिटी बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। चार्ज एक्वायर्ड after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. It just tells us that unlike charges acquired by the object neutralize and nullify each other's effect. Therefore charges were named positive and negative. तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस को पॉजिटिव और निगेटिव दिया गया ताकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी चार्ज है वो पता कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करके उसका नाम है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो उसमें होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरह का डिवाइस होता है। मतलब ये कुछ एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर के ऊपर यहाँ पे एक प्लास्टिक का कुछ मतलब कॉर्क या कुछ भी हो फिक्स रहता है, और इस कॉर्क से एक हमारे पास मेटल रॉड होता है, और इस मेटल रॉड से गोल्ड का कुछ फॉयल रहता है वो कनेक्टेड रहता है इस तरह का, और यहाँ पे एक मेटल नॉब होता है। तो हम करते क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पता करना है हमें चार्ज है या नहीं, हम क्या करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, जैसे ग्लास रॉड ही है, ग्लास रॉड को यहाँ पे ले आएंगे। अगर ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो अब होगा क्या, इसको कांटेक्ट में इसके कांटेक्ट में आने के बाद ग्लास रॉड इसको यहाँ पे इसके कांटेक्ट में लाते हैं, इसके कांटेक्ट में आने के बाद इसका जो चार्ज होगा वो इसमें ट्रांसफ़र होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब ट्रांसफ़र होगा तो मेटल रॉड से ट्रांसफ़र होकर इस गोल्ड फॉयल तक पहुँचेगा, और जब गोल्ड फॉयल पे पहुँचेगा तो गोल्ड फॉयल कुछ इस तरह का है। तो इस गोल्ड फॉयल में इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, इन दोनों में रिपल्सन होगा, यानी ये जो गोल्ड फॉयल है वो इनिशियली कुछ इस तरह का होगा, और बाद में जब इस पे चार्ज प्रोवाइड करेंगे, जब कांटेक्ट में लाएंगे उस चार्ज बॉडी को, तो ये जो गोल्ड फॉयल होगा वो समथिंग कुछ एंगल से डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है नहीं। और ये जितना डाइवर्ज कर रहा है, मतलब कितना डाइवर्ज कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मतलब एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड तो बता नहीं सकते हैं, बट हाँ एक गेस हम लोग लगा सकते हैं कि हाँ चार्ज इसका कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली किसी वैसे चार्ज के कंपैरिजन में जो कि इसको कम डाइवर्ज करा रहा है। तो ये हो गया अपना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे हम पता करते हैं कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं।
तो आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में लिख सकते हैं, सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये हो गया अपना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको आप दे सकते हैं, इसका नेमिंग अगर करें तो ये हो गया मेटल नॉब, ये हो गया अपना मेटल रॉड, इसको कॉर्क लिख सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का भी मतलब जो भी हो, मतलब रबर या कुछ भी प्लास्टिक हो सकता है जिससे इसको फिट कर सके अंदर जाने के लिए। और ये अपना गोल्ड लीफ हो गया। तो ये हो गया अपना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट आते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्जिंग होता किसके कारण है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है उसका मतलब क्या हुआ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्जिंग होता है वो या तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिसिट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गए होंगे, या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो चार्ज हो जाएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं कि वो चार्ज है, तो वो चार्जिंग होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से। जैसा कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें अभी न्यूट्रल है मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होगी। तो पॉजिटिव चार्ज 2 और निगेटिव चार्ज 2 मान लेते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। बट अब अगर हमें इसे निगेटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर लाएंगे, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, यानी इसमें अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएंगे। तो बाहर ले जाने के कारण क्या होगा, इसका सीन कुछ इस तरह से होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज और 1 निगेटिव चार्ज, यानी ओवरऑल एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो चार्जिंग होता है वो होगा मतलब डेफिसिट या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस केस में पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो व्हेन वी से दैट, मतलब आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, व्हेन वी से दैट ए बॉडी इज चार्ज वी ऑलवेज रेफर टू द एक्सेस चार्ज और डेफिसिट ऑफ चार्ज। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं कि वो चार्ज है, तो हम रेफर कर रहे होते हैं उसके डेफिसिट ऑफ चार्ज या फिर एक्सेस ऑफ चार्ज को। डेफिसिट ऑफ जहाँ पे चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो पॉजिटिवली चार्ज है यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज किया होगा, और निगेटिवली चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। तो ये हो गया अपना मतलब किस तरह से चार्जिंग होता है। नाउ बढ़ते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर पे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो बेसिकली मतलब कंडक्टर्स होते क्या है, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इजीली पास होने देते हैं। यानी अगर इसका डेफिनेशन देखें तो सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, मतलब कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है वो अपना कंडक्टर हो जाएगा। अब वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होता है, कंडक्टर जो होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं जो एटम से बॉन्डेड है, बट कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो इसमें मतलब घूम रहे होते हैं इधर उधर आवारा की तरह। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी संख्या कंडक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी इजीली यहाँ से पास हो सकता है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस ही तो है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है यानी चार्ज फ्लो ज़्यादा करेगा, मतलब इजीली फ्लो कर सकता है। तो कंडक्टर्स वो हो गए हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारा बॉडी भी कंडक्टर ही है, एनिमल्स हो गए, और कुछ भी मतलब अर्थ भी एक तरह का कंडक्टर ही है। तो ये सब एग्जांपल हो गए कंडक्टर्स का। अगर इंसुलेटर देखें तो इंसुलेटर्स होता है वही जो मतलब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब होंगे इसमें भी, बट वो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होंगे। तो अब होगा क्या कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में होंगे, या फिर मतलब जिसके कारण होगा क्या कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को उतना इजीली पास नहीं होने देगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस पैदा करेगा करंट फ्लो करने में। तो इसलिए ये इंसुलेटर का अगर डेफिनेशन देखें, सब्सटेंस दैट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, हो जाएगा अपना इंसुलेटर। अब इसका एग्जांपल कुछ ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, और बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं वो भी मतलब इंसुलेटर्स में ही आते हैं। अब एक और चीज़ है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है इसका डेफिनेशन देखें।
अर्थिंग का अगर डेफिनेशन देखें तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विथ अर्थ, यानी जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी, मतलब जो भी उस बॉडी पे एक्सेस चार्ज होंगे, एक तो जो न्यूट्रल केस में जो भी चार्ज वगैरह मौजूद है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव सेम अमाउंट में होंगे, अगर ये न्यूट्रल है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम ही अमाउंट में है। बट अगर किसी चार्ज, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर चार्ज हो जा रहा है, यानी कोई ना कोई एक्सेस में होगा, यानी या तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगा या तो निगेटिव चार्ज एक्सेस में होगा, तो जो भी एक्सेस चार्ज होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं अर्थ के कांटेक्ट में, तो जो भी एक्सेस चार्ज होगा, एक्सेस मतलब जो उससे अधिक चार्ज होगा, यानी न्यूट्रल के केस में जो भी चार्ज होंगे उससे अधिक चार्ज होंगे, वो क्या होंगे, डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर होने का मतलब या तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स मतलब उससे अर्थ में चले जाएंगे। अगर वो निगेटिवली चार्ज है तो उसको पॉजिटिव, मतलब निगेटिवली चार्ज है यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, सब्सटेंस में। तो व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विथ अर्थ, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपियर्स बाय कॉजिंग ए मोमेंटरी करंट टू फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर। तब होता यही कि अगर हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कुछ चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या कि इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग का सिंबल ये होता है, किसी कंडक्टर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे, यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, यानी फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे ये जो मतलब कंडक्टिंग वायर होगा या कनेक्टिंग वायर होगा, इस कनेक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, जिसके कारण ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो आई होप आपको अर्थिंग समझ में आया होगा। अब ये जो प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है, मतलब ये जो चार्ज यहाँ पे शेयर हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग, इसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोला जाता है। तो अर्थिंग अगर पूछे तो अर्थिंग आप बता सकते हैं, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपियर्स बाय कॉजिंग ए मोमेंटरी करंट टू पास टू द ग्राउंड थ्रू द कंडक्टिंग कंडक्टर या कनेक्टिंग कंडक्टर, और दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो ये अपना डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये जो हमारे घर में वायर का कनेक्शन होता है, जो भी मतलब कनेक्शन वगैरह हमारे घर में लगाया होता है, उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है घर का, उसमें 3 तरह के वायर होते हैं, एक लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर और थर्ड अर्थिंग या अर्थ वायर भी बोलते हैं इसको। तो जो हमारे घर का कनेक्शन होता है, मतलब आवर इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर होम्स, अगर देखें तो ये हो गया 3 तरह का है, 3 वायर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइव वायर, सेकंड न्यूट्रल वायर, थर्ड अर्थ वायर। तो अब होता क्या है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के थ्रू तो जो करंट आता है कनेक्शन से वो करंट फ्लो करता है, बट ये अर्थ वायर जो रहता है वो अर्थ के कनेक्शन में, मतलब अर्थ से कनेक्टेड रहता है। तो होता क्या है कि अगर कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं, अगर बाई चांस उसमें करंट फ्लो कर गया, जैसे अगर हम आयरन यूज़ कर रहे हैं, तो आयरन में बाई चांस अगर किसी तरह से करंट मेटल प्लेट पे करंट फ्लो करने लगा, तो क्या होता है कि एक अर्थ वायर जो होता है आयरन के मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है, जो कि इससे कनेक्टेड होता है। तो अगर वैसा कुछ सीन हुआ कि मेटल से करंट फ्लो करने लगे, तो उस केस में होगा क्या कि ये जो अर्थ वायर होगा, इसके थ्रू ये जो करंट होगा वो अर्थ में चला जाएगा, जिसके कारण हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि ये जो मतलब जो हमारा मेन कनेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउस जो होता है, उसमें 3 कनेक्शन होता है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। लाइव और न्यूट्रल के थ्रू कनेक्शन से करंट फ्लो करेगा, बट ये अर्थिंग के थ्रू जो भी मतलब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी अप्लायंस वगैरह में भी करंट आने लगा, या कुछ में भी वैसा कुछ मेटल बॉडी है, तो उसमें अगर करंट आने लगा तो उसमें होगा क्या कि वो जो मेटल बॉडी है उससे एक अर्थिंग वायर कनेक्टेड होता है, जो कि इस अर्थ वाले से कनेक्टेड होता है। तो अगर वैसा कुछ करंट फ्लो किया तो अर्थ के थ्रू ये चला जाएगा, मतलब अर्थिंग वायर के थ्रू ये ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे हम अगर उसको छुए तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये इसलिए 3 वायर प्रोवाइड किया जाता है। अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ देखते हैं कि चार्जिंग का मेथड, एक तो हम लोग रबिंग के थ्रू देख चुके हैं
वो जो फर्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह था उसमें रबिंग के थ्रू हम लोग चार्ज कर रहे थे किसी इंसुलेटर को। अब एक कनेक्शन मतलब अगर हमें किसी भी दो कंडक्टर को चार्ज करना है तो दूसरा मेथड कंडक्शन भी होता है। तो कंडक्शन में होता क्या है कि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम उसके किसी दूसरे मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट जिसको हमें चार्ज करना है उसके कांटेक्ट में लाते हैं। तो अगर इस पर चार्ज क्यों होता है तो ये शेयर हो जाता है। अब इसका शेयरिंग जो होगा वो कुछ इस तरह से होता है कि मतलब इसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा शेयरिंग, कि जो भी इसका शेप और साइज है उस बेसिस पे इसका चार्ज का शेयरिंग हो जाएगा। अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर लाते हैं, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है यानी जीरो चार्ज है, तो अगर इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो जो चार्ज शेयरिंग होगा उसके बाद फिर इसमें Q/2 और इसमें Q/2 हो जाएगा अगर दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर हैं तो। बट अगर आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में तो फिर मतलब उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा कैसे क्या शेयरिंग होगा। अब नेक्स्ट जो मेथड है अपना वो है इंडक्शन। अब इंडक्शन मेथड के थ्रू देखते हैं इंडक्शन में होगा क्या। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी न्यूट्रल कंडक्टर या इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग चार्ज करते हैं विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ एनी चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाए हुए हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, वो अपना मेथड होता है इंडक्शन। तो आते हैं थर्ड मेथड जो है चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन पे आते हैं। तो इंडक्शन में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो कंडक्टर लिए और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड से मतलब कुछ इस तरह से रख दिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉजिटिवली चार्ज या फिर कोई सा भी निगेटिवली चार्ज भी आप ला सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाएं और इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे। अभी ये जो दो कंडक्टर है A और B, इन दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं। अब होगा क्या, इस पॉजिटिवली चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होगा वो इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, यानी इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा। बट कुछ अब धीरे धीरे मतलब जैसे जब इसको कांटेक्ट में ला रहे होंगे, मतलब कांटेक्ट में नहीं, जब इसके करीब ला रहे होंगे, इसमें कांटेक्ट में नहीं लाना है, ये ध्यान रखना है। इंडक्शन वाले मेथड में बिना कांटेक्ट में लाए हुए ही हम चार्ज करेंगे। तो जब हम इसके करीब ला रहे हो तो होगा क्या कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी मौजूद होगा वो सब इधर की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो इधर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट धीरे धीरे क्या होगा कि इसके कारण अब ये निगेटिव चार्ज है वो भी तो फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा इधर निगेटिव चार्ज वाले पे। तो एक इसके कारण उस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इसके कारण इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो होगा क्या कि एक केस में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस इक्विलिब्रियम में ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा, यानी एक केस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हटाएंगे। यहाँ इसको हटाएंगे नहीं, अभी इसको रखेंगे ही यहाँ पे। मतलब हम पहले इन दोनों को कांटेक्ट में लाएं, ये अपना स्टैंड है इंसुलेटिंग स्टैंड और ये दोनों कंडक्टर है A और B। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, इधर निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। अब ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखते हुए इन दोनों को हटाएंगे। तो जब इन दोनों को हटाएंगे तो होगा क्या कि ये जो निगेटिव चार्ज वाला है उसमें निगेटिव चार्ज मतलब इधर की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। बट अभी क्या होगा कि अब जब इसको हटा दिए उसके बाद फिर इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो चूंकि निगेटिवली चार्ज ही होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, बट अब ये निगेटिव चार्ज इधर की तरफ सेपरेट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ सेपरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब क्या करेंगे कि इनको दूर ले जाएंगे। तो दूर दूर जब ले जाएंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड निगेटिव चार्ज और यहाँ पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट A और B को इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे चार्ज करना है, क्या करना है। सेकेंड एक ये भी इसका मतलब इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग, जैसे ये तो हमारे पास दो कंडक्टर था, बट अगर हमारे पास एक ही कंडक्टर हो तो उसको कैसे चार्ज करेंगे। तो उसके लिए जैसे एक कंडक्टर है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ले आएँ। इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो भी है वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, इधर शिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर और इधर पॉजिटिव चार्ज। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज़्यादा हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स का डेंसिटी ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे किसी तरह। अर्थ से जब कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो समथिंग कुछ इधर चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज तो नहीं जाने वाला, बट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो जाएगा। बट हम कन्वेंशनली अगर देखें तो एक बोला जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, अर्थ में ट्रांसफर हो गया। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ जाएंगे और ये निगेटिवली चार्ज, मतलब निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से भी मतलब अपना ये चार्जिंग हो सकता है। अब आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसको मतलब आप नोट करते जाएं, जो भी है सब मतलब इम्पॉर्टेंट ही है, जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ वो। अब आते हैं बेसिक तो कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपना एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इन चार्जेस मौजूद है सिस्टम में Q1, Q2, Q3 और Q1, और अगर हमें उस सिस्टम का ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इन सभी को ऐड करके, Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। यही अपना एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो अगर इसका स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं इफ सिस्टम कंटेन्स चार्जेस Q1, Q2, Qn अप टू Qn, देन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Qn अप टू। अब एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये जो मतलब एडिटिविटी ऑफ, अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज को हम मास से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मास में भी क्या होता है कि अगर हमें मास में भी एडिटिविटी फॉलो करता है कि अगर मास m1 हो, m2 हो, mn हो, तो अगर हमें नेट मास कैलकुलेट करना हो सिस्टम का तो हम यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn कर देते हैं। बट एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये दोनों चार्ज और मास दोनों ये स्केलर क्वांटिटी है। बट हमें ये ध्यान देना है कि चार्ज जो होता है वो निगेटिव हो सकता है, बट मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए मतलब हमें एक चीज़ ये ध्यान देना है, बस यही ध्यान देना है कि चार्ज जो होगा वो निगेटिव हो सकता है बट मास निगेटिव नहीं हो सकता, मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को एक दूसरे के एनालॉगस भी मान सकते हैं कि एडिटिविटी के केस में अगर देखें तो मास भी ऐड हो जाता है, चार्ज भी ऐड हो जाता है, बट चार्ज हम निगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन मास निगेटिव नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में देखें तो चार्ज हमेशा ही कंजर्व होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इस पे मतलब चार्ज पार्टिकल मौजूद है, इसका चार्ज देखें तो +2 ही है, इसका चार्ज देखें +3 ही है और इसका चार्ज देखें -2 ही है। तो ओवरऑल चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम में देखें तो ये -2 ही, मतलब ओवरऑल +3 चार्ज है इसका। अब कुछ इस तरह से क्या होगा कि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो -2 ही चार्ज है, और इसमें डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो -2 ही चार्ज है। अब किसी तरह इसमें से इसका चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए तो होगा क्या, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज +3। तो अब इस केस में भी देखें तो ओवरऑल चार्ज +3 ही है। बट एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि इसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 3 था, एक ये 3 चार्ज पार्टिकल, बट इसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एक ही है, बाकी दोनों तो न्यूट्रल हो गए। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा ही कंजर्व होता है, बट हमें ये भी ध्यान देना है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कोई ज़रूरी नहीं है कंजर्व होगा। तो ये बात आप इसको आप लिख सकते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बट इट इज़ मतलब श्योरिटी के साथ हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो मतलब इट मे बी कंजर्व्ड और मे नॉट बी कंजर्व्ड। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल या तो कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट श्योरली हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं का भी केस इसमें आ रहा है। थर्ड आता है अपना प्रॉपर्टीज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई। मतलब कोई भी फ्री चार्ज हो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई हो गया, और इसके इंटीग्रल मल्टीपल यानी एन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज देखें तो Q इज इक्वल टू एन ही होता है, जहाँ पे एन इंटीजर होगा।
इंटीजर का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो किसी भी चार्ज को देखें तो Q इज इक्वल्स टू एनी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे E का वैल्यू अगर देखें तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसका स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई, दस Q इज इक्वल्स टू एनी वेयर E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड N इज इंटीजर, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। अब आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मतलब ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं तो इसको हम लोग देख चुके हैं। अब अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज मतलब किसी प्रोटॉन पे अगर हमें चार्ज देखना हो तो इसको आप लोग नोट कर ले एक बार। तो अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है, हमें ये ध्यान रखना है कि चार्ज ऑन वन प्रोटॉन ये होता है +1e के बराबर, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये होता है -1e के बराबर। यानी अगर किसी सिस्टम में N1 प्रोटॉन्स हो और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस सिस्टम का अगर हमें ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो वो किसके बराबर होगा, N1 इंटू ई प्लस माइनस N2 इंटू ई, ये ओवरऑल चार्ज होगा। यानी Q टोटल इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 इंटू ई के बराबर होगा। तो किसी भी चार्ज का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में N1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस केस में जो ओवरऑल चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट का वो N1e माइनस N2e के बराबर होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कूलम्स लॉ पे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उससे मतलब एनसीईआरटी से ही नोट करके मैं बता रहा हूँ इन सभी को, तो वो थोड़ा हेल्पफुल होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको आप कर सकते हैं, बट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह का प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब उसका प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे उसमें। अब आते हैं कूलम्स लॉ पे। ओके, तो कूलम्स लॉ होता क्या है? कूलम्स लॉ बेसिकली फोर्स बताता है किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, मतलब दो पॉइंट चार्ज, एक Q1 है और एक Q2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है तो इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से। अब ये पता कैसे चला, यहाँ पे देख लेते हैं K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर, या फिर K को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं। तो K यहाँ से फोर्स अगर देखें तो फोर्स डायरेक्टली ही अपना आ गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट जो है अपना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। या फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी की जगह पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी इसको बोलते हैं। तो अब कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इट गिव्स नेट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी हो बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ या फिर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ईच अदर। तो मतलब ये जो नेट फोर्स आएगा वो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और दोनों अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है लाइक चार्जेस है उस केस में अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। तो ये हो गया तो अपना नेट फोर्स मतलब इफ इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के बराबर। बट अब ये जो कूलम्स थे मतलब कूलम्ब जो थे वो पता कैसे किए इसको, तो उनको उस टाइम पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो मतलब खोज नहीं किया गया था, या फिर मतलब उनको पता नहीं था, एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पता नहीं था कि इसका Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे अगर हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज अगर Q मान लेते हैं, अब दूसरा एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ही ले आते हैं यहाँ पे, इस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ये जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है इसको इसके कांटेक्ट में रखते हैं। अब होगा क्या, आइडेंटिकल के केस में अगर दो कंडक्टर है दोनों आइडेंटिकल है तो इसमें Q/2 और इसमें भी Q/2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें Q/2 और Q/2 चार्ज आ गया। अब क्या करेंगे कि एक और आइडेंटिकल इसके कांटेक्ट में लाएंगे। अब इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये भी हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये Q/4 हो गया, ये भी Q/4 हो गया। अब इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं।
तो हमारे पास 3 कंडक्टर हो गया, एक Q/2 चार्ज का, एक Q/4 का, एक और Q/4 का। नेक्स्ट एक और आइडेंटिकल लाते हैं। अब इसको यहाँ इसके कॉन्टैक्ट में रखते हैं, ये Q/8 हो जाएगा और ये भी Q/8 हो गया। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर से सेपरेट कर दिए, तो हमारे पास एक और Q/8 का आ गया। इसी तरह से फर्दर हम लोग कॉन्टैक्ट में ला के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, मतलब ये डिवाइड करते जाएंगे। पहले Q/2 था, Q/4 हो गया, Q/8 हो गया, फिर Q/8 से Q/16 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब उन्होंने क्या किया कि एक Q/2 का और एक Q/4 का, इन दोनों के बीच में R को कांस्टेंट रख के फोर्स कैलकुलेट किया, कितना फोर्स आ रहा है। तो वो फोर्स कैलकुलेट करने पे कुछ भी आया, तो वो जो फोर्स था वो डिपेंड कर रहा था Q1 इंटू Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, जो भी है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फिर इन दोनों को कांस्टेंट रख के डिस्टेंस पे वेरिएशन देखा उन्होंने, तो उसमें पता चला फोर्स जो है वो 1/r² के मतलब 1/r² पे वेरी कर रहा था। यानी इन दोनों को कंबाइन करके उनका रिजल्ट जो आया फोर्स था वो प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 ओवर r² के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि k के बराबर है इस केस में। तो अपना जो नेट फोर्स आ गया था वो k Q1 Q2 ओवर r² आ गया। तो इस तरह से उन्होंने खोज किया, मतलब डिस्कवर किया इसको, इस फॉर्मूला को, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है, तो ये जो नेट फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर r² के बराबर होगा। तो ये अपना कूलम्स लॉ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट है अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, अब इसमें है कि एक ओरिजिन हम लेते हैं। अब इस ओरिजिन से किसी r1 पोजीशन पे एक चार्ज अपना Q1 रखा है और किसी r2 पोजीशन पे एक चार्ज अपना Q2 रखा हुआ है। तो इस Q1 पे Q2 के कारण अगर फोर्स देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें वो बराबर होगा k Q1 Q2 ओवर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब r जो मैग्नीट्यूड यहाँ से, मतलब ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर यहाँ से देखें तो अपना रिजल्टेंट वेक्टर r1 आ रहा है और ये r2 है, तो r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 प्लस इसको अगर r वेक्टर मान लें, r वेक्टर, तो यहाँ से r वेक्टर अपना आ गया r1 माइनस r2। आई होप वेक्टर आपको आता होगा। तो इस रेस्पेक्ट में मतलब अगर देखें तो r वेक्टर जो अपना है वो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हो गया। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ r अगर देखें, मॉड ऑफ r, ये हो जाएगा मॉड ऑफ r1 माइनस मॉड ऑफ r2 वेक्टर। तो अब ये मॉड ऑफ r को ही r से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो नेट फोर्स होगा k Q1 Q2 ओवर r3 इंटू रिलेटिव पोजिशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये ध्यान रखना है, सबसेट जो यहाँ पे होगा वही सबसेट यहाँ पे भी होगा। अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमें कैलकुलेट करना हो, वो बराबर होगा k Q1 Q2 ओवर r3 इंटू ये जो रिलेटिव पोजिशन होगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सबसेट यहाँ पे जो होगा वही सबसेट यहाँ पे भी होगा। अब इसका वैल्यू अगर हम देखें रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2। सिमिलरली रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर देखें तो ये बराबर होगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इस वेक्टर फॉर्म में मतलब हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। तो इसको अगर फाइनली देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका पोजीशन एक Q1 है, इसका पोजीशन जो है वो r1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। ये ओरिजिन है अपना, यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये हो गया k Q1 Q2 ओवर r3, जहाँ पे r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, इंटू रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर देखें तो ये बराबर होगा k Q1 Q2 ओवर r3 इंटू रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करें नेट फोर्स। तो वो होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।
तो जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहेंगे। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमारे पास आएगा क्या कि अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, थर्ड पॉइंट चार्ज Q3 है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q0 रखा हुआ है, तो इस Q0 पे इसके कारण फोर्स देखें, सभी पॉजिटिव अज्यूम करते हैं अभी, तो इसके कारण फोर्स F1 वेक्टर इधर की तरफ लग रहा होगा कुछ, दूसरा इसके कारण देखें तो F2 वेक्टर कुछ इधर लग रहा होगा, थर्ड इधर देखें तो कुछ F3 वेक्टर इधर लग रहा होगा। अब अगर नेट फोर्स देखें Q0 पे, F नेट जो होगा वो बराबर होगा विक्टोरियल सम ऑफ ऑल दी 3 फोर्सेस, या फिर कितना भी चार्ज रहे, यहाँ पे अगर Q4 चार्ज भी रहता, Q5 चार्ज भी रहता, तो जो F नेट होगा वो बराबर होगा फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 और डॉट 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 जितना भी चार्ज हो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यानी नेट फोर्स ऑन कोई भी किसी भी चार्ज पे अगर नेट फोर्स देखे तो वो उन सभी फोर्स के विक्टोरियल सम के बराबर होने वाला है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसका आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। तो ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट मतलब मेन समझना है तो समझ गए हम लोग क्या है।